एग्ज़ाम में आपको साइंस जो एनसीईआरटी के होते हैं उनसे सहायता मिलेगी। तो चलिए पूरे वीडियो को देखिएगा, आगे हम इस अध्याय में देखते हैं। करा कि आपने अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए क्या होता है जब। तो इसमें क्या होता है जब की बात करता है तो यह है कि गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। लोहा का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तब। अंगूर का किण्वन हो जाता है तब। भोजन पकाया जाता है तब। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। तो कह रहा है कि ये सब दैनिक घटनाएं हैं और ये सब जो होती है तो आप विचार कीजिए कि क्या हो जाता है इस समय। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है कि इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। सही बात है, जब कोई लोहा के कील होते हैं, तांबे के कील होते हैं, अर्धवायु में छोड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, कुछ न कुछ उसकी प्रकृति बदलती है, उसका रंग बदलता है, पहचान बदलता है। ठीक है, पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। यानी पिछली कक्षा यानी 9th क्लास में कुछ न कुछ जो है तो ये 10 क्लास है तो 9th क्लास में पढ़े हैं। कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो यहाँ से सीख सकते हैं, कह रहा है कि कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो एनसीईआरटी का जो क्रियाकलाप भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग कुछ एक 1.1 क्रियाकलाप है इसको समझते हैं कि ये क्या है। क्रियाकलाप 1 हम पढ़ते हैं। करा सावधानी, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँख पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। यानी कोई भी क्रियाकलाप है, कोई भी बच्चे हैं या कोई भी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, तो कोई भी क्रियाकलाप खुद से नहीं करे, क्योंकि हो सकता है ये सावधानी नहीं बरती जाए तो हानि भी पहुंचा सकती है। तो चलिए क्रियाकलाप 1.1 में कह रहा है कि लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रिंग माल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा चित्र 1.1 में दिखाया गया है। यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा मोबाइल स्क्रीन है तो रिकॉर्ड छोटा कर देते हैं। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे आँखों से यथासंभव दूर रखें। आपने क्या परीक्षण किया? तो देखिए, जैसे एक बर्नर है, इस पे जो मैग्नीशियम का रिबन है उसको चिमटा से पकड़ के आग पे दिखा रहे हैं, तो इसका जो राख जो जल के यहाँ इकट्ठा हो रहा है देख रहे होंगे। ये देखिए, फिर से दिखा देते हैं आपको। यहाँ देखिए छोटा छोटा जो ये राख है ये यहाँ इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, यहाँ इकट्ठा हो रहा है। ये क्या है? मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पे जो जलाए हैं उसी का ये राख है, यहाँ इकट्ठा हुआ है। वॉच ग्लास, यहाँ देखिए कह रहा है कि वॉच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी वॉच ग्लास में इकट्ठा हो रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ देखते हैं कि क्या है। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। तो जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाएं, वायु की उपस्थिति में जब जलती है तो बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, आगे देखिए। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो मैग्नीशियम यानी जो Mg होते हैं और वायु में जो उपस्थित होता है O2, और इससे क्या होता है, जब इसका दहन होता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये क्या बनता है? तो ये बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसी तरीके के और क्रियाकलाप है। तो
एनसीईआरटी को समझने के लिए आपको क्रियाकलाप को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से। देखिए इस साइड कह रहा है क्रियाकलाप 1.2, एक प्रखनली में लेड यानी सीसा नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षेपण किया। अगला है 1.3 क्रियाकलाप, एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली के कुछ में जो है कुछ दानेदार जिंक लीजिए, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए। सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। देखिए अम्ल जो है घातक हो सकता है, तो इस सब को क्या कीजिए, सावधानी से करिए। अगर तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है वो होता है H2SO4, ये भी याद करते जाइएगा, लिखते जाइएगा, और ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये MCQ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो होता है शुद्ध HCl लिखते हैं इसका, ठीक है, इसका HCl लिखा जाता है, और सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है। क्या जस्ते के दाने के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है। शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श कीजिए, क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है। तो ये क्रियाकलाप में कह रहा है। अब देखिए जैसे क्रियाकलाप में देखा है कि ये वाच ग्लास है, वाच शंक्वाकार जो वस्तु है, इसमें क्या किया गया है, कहा कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो क्या समझे आप यहाँ से, कह रहा है कि दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो हम जानते हैं, यहाँ से हम ये सीखते हैं कि किसी भी अम्ल पर यानी किसी भी अम्ल के साथ अगर हम धातु का क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा, उत्सर्जन होगा। तो यही क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी भी अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है। तो ये निकलता है हाइड्रोजन गैस निकलता है, ठीक है, ये समझिए। अब कह रहा है कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जो हम क्रियाकलाप 1.1 की है मैग्नीशियम रिबन वाला, दूसरा 1.2 था और 1.3 ये भी पढ़े हैं। इस सब से कह रहा है कि ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलाप के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे, अवस्था में परिवर्तन, दूसरा है रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन, और तापमान में परिवर्तन। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, जब किसी वस्तु या किसी भी चीज़ में क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा, गैस का निकास और उत्सर्जन होगा, निकास है और उत्सर्जन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा। ये सभी जब प्रक्रिया होगी तो हम समझेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहा कि रासायनिक समीकरण बेसिक चीज़ है और आगे भी पढ़ेंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण लेते हैं, ठीक है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। तो कह रहा है कि कोई भी रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि किसी भी अभिक्रिया को जो वाक्य में यानी लिखने में बहुत लंबा हो जाता है, इसीलिए इसे संक्षिप्त में लिखने के तरीका होते हैं। यही चीज़ सीखते हैं रासायनिक समीकरण में। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। जैसे मैग्नीशियम का रिबन है, उसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन किया गया तो यह अभिक्रिया क्या बना, ये जो बना उत्पाद जो बना वो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। फिर से जान लीजिए, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, अभिक्रिया की जाती है, तब क्या बनता है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों क्या है, अभिकारक है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो वाच ग्लास में जमा हुआ था वो क्या है, उत्पाद है। तो यहाँ देखिए
अभिक्रिया क्या कर रहा है कि अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। तो जिनमें रासायनिक परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में क्या हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कह रहे हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। तो क्या कहते हैं? इसे उत्पाद कहते हैं। तो जैसे मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो जिस पे रासायनिक परिवर्तन होगा उसे क्या बोलेंगे? अभिकारक बोलेंगे। और रासायनिक परिवर्तन के बाद जो निर्माण होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, इसे क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। तो इसको याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा नोट करके। आगे चलिए, कहा कि शब्द समीकरण में अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो किसी भी समीकरण में जो ये तीर होता है, जैसे यहाँ हम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का बात करें तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो ये तीर का जो निशान दिखा रहा है कि ये उत्पाद हुआ है, यानी अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। तो याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे है कि अब हम लोग जो सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण लिखना, यानी हम रासायनिक समीकरण जो शब्द जो बड़े बड़े होते हैं उसको रासायनिक समीकरण में कैसे लिखेंगे। तो चलिए सीखते हैं कैसे लिखा जा सकता है रासायनिक समीकरण लिखना। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? क्वेश्चन है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो रासायनिक समीकरण जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करें तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए। जैसे मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम को Mg से डिनोट करते हैं और ऑक्सीजन को O2 से, और ये क्या बनाता है? ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ से हम क्या लिख लें? यही तो है रासायनिक समीकरण, तो लिख लें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो जो शब्द जो बड़े बड़े होते हैं उनको हम रासायनिक समीकरण के रूप में संक्षिप्त में लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करा है, यहाँ देखिए क्या करा है कि तीर के निशान के बाईं ओर, ये जो तीर है इसके बाईं ओर, ठीक है, और दाईं ओर के तत्वों की परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है। अगर इनमें परमाणुओं की संख्या, यानी तीर से बाईं ओर और तीर से दाईं ओर, अगर परमाणुओं की संख्या दोनों बराबर है तो हम कहेंगे कि ये संतुलित समीकरण है। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार 1.2 मैग्नीशियम के वायु में जलने का ढांचा समीकरण है। तो हम लोग जानेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है और संतुलित समीकरण क्या होता है, तो ये सब आगे देखेंगे। चलिए अब क्या करा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यही तो होता है द्रव्यमान संरक्षण के नियम। क्या कहता है कि दोनों बराबर हो जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। कह रहा है कि आपको द्रव्यमान संरक्षण के नियम का स्मरण होगा जिसका आपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। बहुत बढ़िया ये पॉइंट है। क्या कह रहा है
किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो न उसका द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का ह्रास होगा, न विनाश होगा, न निर्माण होगा न विनाश होगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक है। दूसरे शब्दों में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है। इसीलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जैसे क्या कह रहा है, क्रियाकलाप 1.3 शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये दोनों क्या है, अभिकारक है, और ये जो है अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है। तो हम जब ही पहले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, कि किसी भी अम्ल को अगर धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कौन सी गैस निकलेगा, तो कौन सा गैस का उत्सर्जन होगा, तो गैस का जो उत्सर्जन होगा हाइड्रोजन का उत्सर्जन होगा। किसका हो जाएगा? हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो जाएगा, हाइड्रोजन का उत्सर्जन हो जाता है। तो देखिए जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, अभिक्रिया के बाद क्या उत्पाद बना, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बना। उपयुक्त शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। तो जिंक का Zn होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 और ये हाइड्रोजन का H2 होता है। आइए 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या की तुलना करें। तो परमाणु संख्या की तुलना कैसे करते हैं तो देख लेते हैं। देखिए दोनों ओर, तो Zn अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या तो 1 है और 1 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 है, सल्फर 1 है तो 1 है, और ऑक्सीजन 4 है तो 4 है। तो ये दर्शा रहा है कि किसी भी उत्पाद में दोनों इक्वल होते हैं। करा कि समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है, इसीलिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या ये संतुलित रासायनिक समीकरण है? अब हम निम्न समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करें। तो संतुलित करने का जो प्रयास करेंगे, जैसे ये समीकरण दिया है, इसको संतुलित करने का प्रयास कीजिए। कड़ा कि Fe है। देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के 4 और एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करने से बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। तो 4 बॉक्स है, जैसे Fe है यानी लोहा होता है, ये जल होता है H2O। तो ये देखिए अभिक्रिया करके क्या बनाया, Fe3O4, और ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो क्या ये संतुलित है? तो देखिए असंतुलित समीकरण करा के विभिन्न तत्वों में परमाणुओं की संख्या सूची बनाइए। Fe 1 है, उत्पाद में क्या है 3 है। देखिए यहाँ जो अभिकारक जो ये था, अभिकारक ये है, तो अभिकारक में देखिए ये अभिकारक है, यानी हम अभिकारक लिखते हैं तो Fe प्लस क्या है, Fe के बाद क्या है, FeH2O है। लेकिन जब हम इसको जब उत्पाद बना तो क्या बना है, ये बना है Fe3O4 बना है और प्लस H2 बना है। तो देखिए Fe जब अभिकारक में क्या है 1 है, लेकिन यहाँ भी 1 है, लेकिन उत्पाद में क्या बन गया 3 बन गया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 1 बन गया, यहाँ 4 बन गया। तो ये क्या है, संतुलित नहीं है, क्योंकि हम पर